सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज आप पढ़ेंगे कक्षपाल और फिर झारखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं उसका पेपर 3 आने की नेशनल जीके। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि नेशनल जीके 40 प्रश्न का रहता है, एक प्रश्न 3 नंबर का रहता है, तो काफ़ी मायने रखती है और उतना आसान भी नहीं आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, पहले हिस्ट्री के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 बीसी में, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से रखी थी। और मगध के नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर इसकी नींव रखी थी। आप लोग कहानी में पढ़े होंगे या शॉर्ट में वीडियो वगैरह में देखे होंगे कि एक भोगविलासी राजा नंदवंश के धनानंद रहते हैं, जो भोग विलास में लीन रहते हैं। और उधर सिकंदर, जो अपने सेना को लेके भारत पर चढ़ाई करने पहुंचा है, भारत को जीतने पहुंचा है, उसको देखते हुए चाणक्य अपने देश को बचाने के लिए, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली मगध शासक थे, उनके पास पहुंचते हैं मदद के लिए। लेकिन वो उन्हें चाणक्य को ही अपमानित करके भेज देते हैं, अपनी चोटी खोलते हैं और वो कहते हैं जब तक इसे अपनी गद्दी से नहीं उतरवा देते तब तक मेरी चोटी खुला ही रहेगा। और यही प्रण लेते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और फिर लास्ट में धनानंद को हराया भी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। ठीक है, राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। इसी वंश के महान शासक हुए आपके अशोक, जिन्होंने 261 बीसी में कलिंग युद्ध जीता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता। ठीक है, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान शासक हुए। समुद्रगुप्त के शासनकाल को भारत का गुप्त युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। ठीक है, ये सेवानिवृत्त थे ब्रिटिश अधिकारी थे। और इसकी पहली अध्यक्षता जो थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। इस समय मात्र कुल कांग्रेस के 72 ही सदस्य शामिल हुए थे। भारतीयों को एक मंच पर लाना ही इसका उद्देश्य था। ठीक है, 1905 में स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन चल रहा था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा भी 1905 में ही किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। दिल्ली दरबार सजा था और जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उसी की खुशी में आप लोग पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाम कमलेश्वर द्वारा रचित है 10 क्लास की किताब में, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे दिल्ली दरबार क्या है। ठीक है, 1919 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आप लोग पढ़े ही होंगे अमृतसर के। और 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, जिसके स्टार्ट करता थे लियाकत अली और शौकत अली, दोनों अली बंधु थे। ठीक है, और 1920 इसमें 1920 तो है ही नहीं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 1885 ईस्वी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसी को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया और खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गया पूर्ण रूप से। ठीक है, तो क्या होगा? 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिस कारण से महात्मा गांधी ने एक पुलिस चौकी पर
आग लगा दिया गया था आंदोलनकारियों ने, जिसमें 22 से अधिक पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। ये उग्र रूप देखते हुए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। ठीक है। और क्या 1930 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, और 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च खत्म हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। पहले ही बता दिए थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। पंजाब के अमृतसर में। और एक झारखंड में भी जालियांवाला बाग है, दूसरा झारखंड में भी है। ठीक है। डोम्बारी बुरु पहाड़ आप लोग सुने भी होंगे, जो झारखंड, सब तो झारखंड से ही तैयारी कर रहे हैं भाई, वीडियो देख रहे हैं तो। 9 जनवरी 1900 ईस्वी को डोम्बारी बुरु पहाड़। भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी और बिरसा मुंडा जी ने वहां मीटिंग बैठाया था एक तरह से, और अचानक अंग्रेज अधिकारी आके गोलीबारी शुरू कर दिए थे, जिस कारण से झारखंड में भी एक जलियांवाला बाग बन गया। 1917 ईस्वी, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का एक तरह से भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है। वो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह तो किए थे, लेकिन भारत में ये गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था। 1917 चंपारण आंदोलन बिहार में स्टार्ट। 1918 मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है। देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 5 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद रात में ही जितने भी बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे उन सबको नजरबंद कर लिया गया था, ताकि ये आंदोलन विस्तार ना ले। ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत आया था। 1939 ईस्वी में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1945 तक चला था। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद जो संधि हुआ था, उसके तहत ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है। 1939 को स्टार्ट हुआ था। 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था और संविधान सभा की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के। ठीक है। देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। गांधी जी करो या मरो की नारा दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 8 नंबर प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण मुख्य रूप से किस शासक के समय हुआ था। सांची स्तूप का निर्माण मुख्य रूप से किस शासक के समय हुआ था। ये अशोक ने करवाया था। ठीक है। एमपी में है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में, एमपी के रायसेन जिले में भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक, हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे। हर्षवर्धन के समय काल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। ठीक है। हम देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। 1793 ईस्वी 1793
1963 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त, इसमें जमींदार जमीन का मालिक बन गया था। जो जमींदार कभी टैक्स वसूलता था वही जमीन का मालिक बन बैठा था, और मजदूर लोग, किसान लोग से मनमानी ढंग से कर वसूलते थे और अंग्रेज को टैक्स देते थे। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसी ने स्टार्ट किया था। हड़प नीति 1857 की क्रांति के समय ये ऐसे रहते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था और 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है। सरदार पटेल, बारदौली 1928 में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसी के दौरान वहां की बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा था। ठीक है। अब आगे देखते हैं। भूगोल का प्रश्न आ गया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में मिलने से ही गंगा का निर्माण होता है। इसका बहुत लंबा मतलब बहुत बार मिलन होता है बहुत नदियों से। उसके बाद अंतिम में जो भागीरथी और अलकनंदा का जो देवप्रयाग में मिलन होता है उससे गंगा का निर्माण होता है। ठीक है। गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और नर्मदा देख लेते हैं। एमपी अमरकंटक पठार से निकलती है। मैकाल पर्वत श्रेणी। 12 नंबर प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश होगा। 13 नंबर प्रश्न। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा माना जाता है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा माना जाता है? मासिनराम, मेघालय में है। और मासिनराम ऑप्शन में ना रहे तो चेरापूंजी भी मार सकते हैं, क्योंकि चेरापूंजी भी मेघालय में ही स्थित है और वहां भी वर्षा अधिकतम ही होती है। ठीक है। जैसलमेर राजस्थान में मरुस्थल के बीचों बीच स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में संतरा शहर के नाम से प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी भी है। दिल्ली को तो पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर प्रश्न। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी, इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी या फिर काली कपासी भी है। काली कपासी, यहीं से हम लोग याद रखेंगे कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जो उपजाऊ होता है और सबसे काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है वो है कपास। इसमें मूंगफली वगैरह भी है लेकिन कपास सबसे प्रमुख रूप से है। ठीक है। मूंगफली, सोयाबीन, दालें ये सब भी है। 15 नंबर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है और भारत के आधिकारिक तौर पर सबसे ऊंची चोटी है। वैसे केटू गॉर्डविन श्रेणी जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है, परंतु ये पीओके में स्थित है जिस कारण कंचनजंगा को ही भारत की सबसे ऊंची चोटी का दर्जा मिला है। ठीक है। दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है जो उत्तराखंड में स्थित है। अन्नामुड़ी केरल में पश्चिमी घाट पर स्थित है। दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी में गिनी जाती है। धौलागिरी नेपाल हिमालय का हिस्सा है। ठीक है। अब 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा की नदियों से बनता है। सुंदरवन का डेल्टा तो सबको पता है कि सुंदरवन का डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र
के द्वारा ही बनता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, नदी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। यहाँ मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन का डेल्टा। भारत और बांग्लादेश में इसका जो विस्तार है, भारत और बांग्लादेश में, ठीक है। 1987 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे घोषित किया गया, शामिल किया गया, मतलब सुंदरवन का डेल्टा को। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कोनासीमा या दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। अब देख लेते हैं और प्रश्न 17 नंबर। भारत में मानसून मुख्यतः किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है, मैकाल पर्वत श्रेणी से, और पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में ही मिलती है। और नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो पश्चिम की ओर जितने भी बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये एस्चुरी बनाती है, मतलब डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये पठारों से, पर्वतों से के रास्ते होते हुए गुजरती है, तो वहाँ कचड़ा, मिट्टी वगैरह नहीं होता है, जिस कारण वो डायरेक्ट गिर जाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अब 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। हमारे झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? गुजरात का। गुजरात के कच्छ जिला जो है, गुजरात की जो कच्छ का है खाड़ी, वहां जो घुमा हुआ है, उसकी वजह से ये सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य हो गया। ठीक है। राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1985 ईस्वी को। लेकिन संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना, क्योंकि संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और कुछ आर्टिकल जो था वो लागू भी हो चुका था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, इसीलिए संविधान दिवस उसी दिन मनाया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, पता है? 2 अक्टूबर 1950 छोड़ दीजिए, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। अभी देख रहे हो ना, आंदोलन हो रहा था झारखंड में, तो हमारे हो ही रहे हैं, हम भी गए थे, आप लोग भी जाइए। 10 अगस्त को जरूर सबको रांची चाहिए। जब आंदोलन होता है, चाहे सरकार कोई भी गलती करती है, तो जनता क्या बोलती है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सोया है क्या? वो 23 नंबर प्रश्न। भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार भारत में या संविधान में होना चाहिए? चलिए कोई बात नहीं, एक ही बात हुआ। भाग 3 में होगा। भाग 1 से 4 तक भारत के राज्यों और यूनियन टेरिटरी का संघ होगा, ये लिखा है। ठीक है। 5 से 11 नागरिकता है, और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, और 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। तो भाग 1, 2, 3, 4 सारा बता दिए। वैसे प्रश्न तो 40 है, बट टाइम बहुत
वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए यहीं समाप्त करते हैं। अगला दूसरे दिन आएगा। धन्यवाद।